नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है ना। वैसे तो हमने C3 साइकिल भी पढ़ लिया, C4 साइकिल भी पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिए, लेकिन फिर भी डिफरेंस, भाई कोई टॉपिक छूटे नहीं इस वजह से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, ठीक है। क्या अंतर है C3 और C4 साइकिल, मान लो प्लांट, मान लो दोनों के अंदर दो साइकिल चलते हैं, प्लांट के अंदर भी उसके साइकिल, C3 प्लांट के अंदर C3 साइकिल चलता है, C4 प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलता है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं, प्लांट आ जाए साइकिल आ जाए एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसको हम दो भागों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और उस लाइन से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे C3 प्लांट के लिए और एक तरफ हम लिखेंगे C4 प्लांट के लिए। C3 में क्या होता है और C4 में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात अगर हम करें कि C3 जो प्लांट होता है, इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, RUBP, है ना। पहली नंबर एक बात, इसके अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, RUBP होता है ना। राइबोलोज बिस्फॉस्फेट होता है, जो कि 5 कार्बन की एक शुगर होती है। कितने कार्बन का होता है ये, 5 कार्बन का। जबकि इसके अंदर C4 प्लांट के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, PEP, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरु। और ये कितने कार्बन की शुगर होती है, 3 कार्बन की शुगर, है ना। यहाँ पर ये 5 कार्बन का होता है, ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। ये ध्यान रखेंगे, पहला अंतर है, ठीक है, C4 प्लांट में और C3 प्लांट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात करें हम, यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, नंबर 2, यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है, 3PGA। क्या बनता है, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये जो 3PGA होता है कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, ठीक है। अब ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, है ना। इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है आपका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन, समझ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि C3 साइकिल के अंदर 5 कार्बन का एक्सेप्टर होता है, C4 के अंदर 3 कार्बन का एक्सेप्टर होता है, ठीक है। स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल में 2 कार्बन वाला बनता है, जबकि जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर 4 कार्बन वाला बनता है, ठीक है। अब देखो ये जो प्लांट होता है आपका C3 प्लांट, है ना। अब इसको आप कैसे भी बना लो, आगे बढ़ा देते हैं अपन, फिर 2 भाग कर लेंगे, नहीं तो फिर आएगा नहीं अपना। यहाँ से 2 भाग चल रहे अपने इस तरह से, ठीक है। देखो C3 प्लांट के अंदर एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जितनी भी सेल होती है उनके अंदर, ठीक है। C3 प्लांट में क्या होता है, C3 प्लांट में एक सिंगल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। सिंगल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इन ऑल फोटोसिंथेटिक सेल, इन ऑल फोटोसिंथेटिक सेल। जितनी भी फोटोसिंथेटिक कोशिकाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं होती है, उनके अंदर एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, किसके अंदर, C3 प्लांट के अंदर। जबकि C4 प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो 2 प्रकार का पाया जाता है ना। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट वो 2 तरह का होता है ना। कितने तरह का होता है, 2 टाइप,
टू टाइप का होता है। एक जो हमें पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके बंडल शीट सेल के अंदर, ठीक है। दो तरह का क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक तो पाया जाता है किसके अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर, और एक पाया जाता है आपके मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। जो बंडल शीट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, लार्जर, कैसा होता है, लार्जर, ठीक है। इसके सॉरी मीजोफिल सेल के अंदर बंडल शीट ये देखो, जो बंडल शीट सेल होती है, बंडल शीट के अंदर तो कैसा होता है, लार्ज होता है, और मीजोफिल के अंदर कैसा होता है, स्मॉलर होता है ना। बंडल शीट के अंदर तो कैसा होता है, यहाँ लिखते हैं, लार्जर होता है, और जो मीजोफिल सेल होती है इसके अंदर कैसा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। इसमें लार्जर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वैसे हम सारे डिफरेंस पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसके अंदर क्रेंज एनाटोमी होती है, क्रेंज एनाटोमी। क्लोरोप्लास्ट वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटोमी। क्यों बोलते हैं यहाँ पर हम इसको, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट सेंट्रीपीटल होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, सेंट्रीपीटल होता है, ठीक है ना। सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का, अरेंजमेंट। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं भाई, इस वजह से हम इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटोमी, ठीक है ना। बीच में पाया जाता है, सर्कुलर बना होता है, ठीक है। एक और चीज होती है यहाँ पर, मीजोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्मॉलर होता है, मतलब कि छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेना पाया जाता है ना। ये क्या होता है, इसमें पाया जाता है ग्रेना, विद ग्रेना, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता है, ये विदाउट ग्रेना होता है, विदाउट ग्रेना होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो है यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये एब्सेंट होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये हो गई हमारी तीसरी बात, कौन सी बात हो गई, ये नंबर 3 पॉइंट डाले, तो आप नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 4 देखो, अभी हमने C3 प्लांट को भी पढ़ लिया है, C4 प्लांट को भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो, जो C3 प्लांट होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर दोनों ही सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो बंडल सीट होती है उसके अंदर अभी मैंने बताया आपको कि फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो फोटो सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीजोफिल सेल के ऊपर। बात समझ में आ रही है ना। मतलब हमें कह सकते हैं कि जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट, उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, C3 प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, पिगमेंट सिस्टम क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है, समझ गया, ठीक है। जबकि C4 प्लांट के अंदर जो बंडल सीट होती है, बंडल सीट, इस बंडल सीट में फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। बंडल सीट में फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। जो मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल के अंदर ये क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन किया जाता है, और इस NADPH प्लस को यूटिलाइज किया जाता है किसके द्वारा, बंडल सीट, समझिए। मतलब अगर मीजोफिल सेल काम नहीं करेंगी तो बंडल सीट में जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। अगर बंडल सीट काम करेंगी तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। मीजोफिल सेल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, यहाँ से केवल एनर्जी ही ट्रांसफर होती है आगे CO2 कैप्चर करने के बाद, ठीक है।
समझ गए? कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। जो भी लोग लाइव हैं वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 4 हमारे पॉइंट हो चुके हैं इसके। अभी हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की। ठीक है, 5वें की बात करें हम तो देखो, जो C3 साइकिल होता है, तो हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, उसके अंदर जो भी एंजाइम वो सारे के सारे मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में हो। ठीक है ना, लेकिन केल्विन साइकिल जो चलता है उसका कार्बोहाइड्रेट बनाने के। नंबर 5 बात करते हैं केल्विन साइकिल से रिलेटेड, केल्विन साइकिल से रिलेटेड एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि C4 प्लांट की अगर हम बात करें तो जो मीजोफिल सेल होती है, जो मीजोफिल सेल होती है उनके अंदर C3 साइकिल नहीं चलता। मीजोफिल सेल के अंदर जो है C3 साइकिल के यानी कि केल्विन साइकिल के जो एंजाइम है वो एब्सेंट होते हैं। ऐसे लिखो आप, मीजोफिल सेल के अंदर तो क्या होता है? केल्विन साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या होते हैं? यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, C4 प्लांट। जबकि जो बंडल सीट होती है, बंडल सीट सेल, बंडल सीट की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर केल्विन साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, है ना? यहाँ पर ये एंजाइम क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। समझ गए बात को? बिल्कुल सिंपल। ये 2 चीजें याद रखनी है। ये 5वां नंबर हो गया। 6 नंबर का डिफरेंस जो है वो ये है आपका नंबर 6 डिफरेंस। ठीक है, 6 नंबर का अंतर क्या है जी? देखो, जो CO2 होती है वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है। कहाँ पर? C3 प्लांट के अंदर। C3 प्लांट के अंदर जो CO2 होती है उसका जो लेवल होता है वो लेवल चाहिए कितना अपने को? 50 से लेकर 150 ppm तक। 50 से लेकर 150 ppm तक का लेवल चाहिए होता है CO2 का। समझ गए? जबकि जो C4 प्लांट होते हैं उसमें बहुत ही कम ppm की CO2 में भी काम चलता है। यहाँ पर जो CO2 चाहिए हमें वो चाहिए 0 से 10 ppm की, मतलब बहुत कम अमाउंट, यानी कि हमें चाहिए यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ CO2। लो अमाउंट ऑफ CO2 में भी काम चल जाता है। यहाँ पर चाहिए हाई अमाउंट ऑफ CO2, हाई अमाउंट ऑफ CO2। समझ गए? C3 प्लांट में ज्यादा CO2 की जरूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पर कम से कम CO2 में भी काम चला लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक काम होता है जो बहुत ही घातक होता है, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है ना, जबकि इसके अंदर एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? जनरली एब्सेंट होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट होता भी है, प्रेजेंट अगर होता भी है तो बहुत ही कम, है ना? अगर इफ, मैं लिख देता हूँ, इफ प्रेजेंट इन लो डिग्री, लो डिग्री, है ना? अगर होगा तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। कौन सा? फोटो रेस्पिरेशन। मतलब फोटो रेस्पिरेशन क्या? प्रकाश शोषण, इसको बोलते हैं प्रकाश शोषण हिंदी। ठीक है, ये प्रकाश शोषण अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये फोटो रेस्पिरेशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा टॉपिक भी है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या होता है, कैसे करते हैं ना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है कि फोटो, प्रकाश की उपस्थिति में शोषण करना। ठीक है, मतलब वो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, उस फोटोसिंथेसिस को तो रोक देना
उसकी जगह श्वसन वाली प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल केवल यहाँ समझिए आप कि C3 प्लांट होते हैं, उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर ये एब्सेंट ही होता है, न के बराबर होता है C4 प्लांट में। अगर प्रेजेंट भी हो तो बहुत ही लो डिग्री में होता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फोटो रेस्पिरेशन मतलब किया जा भी सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, किसके अंदर? C4 प्लांट के अंदर, समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर 8। देखो, तो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो इंटेंसिटी है सेचुरेशन की, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण 1000 से लेकर 4000 फुट कैंडेला तक होता है। मतलब इसकी जो रेंज होती है फोटोसिंथेसिस की, जो सेचुरेशन इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, सेचुरेशन इंटेंसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन सेचुरेशन इंटेंसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब किस रेंज तक प्रकाश संश्लेषण होगा, है ना। प्रकाश की जो किरण आएगी उस किरण का संतृप्तता कितनी है, सेचुरेशन कितना है उसकी इंटेंसिटी की फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये होती है 1000 से लेकर 4000 फुट कैंडल्स, है ना। 1000 से लेकर 4000 फुट कैंडल्स। क्या, हालांकि हमने इनके बारे में बात नहीं की है, ठीक है। फुट कैंडल्स ऐसे लिखते हैं इसको ना, FCD, 1000 से 4000 फुट कैंडल्स, ठीक है। तो ये जो 1000 से 4000 फुट कैंडल्स होती है, ये प्रकाश की तीव्रता होती है, कितना प्रकाश गिर रहा है, तो इसकी रेंज यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि हमने देखा है कि जो C4 प्लांट होते हैं उनमें प्रकाश की इतनी जरूरत नहीं होती है, प्रकाश की इतनी जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ पर फुल सनलाइट भी आएगी ना तब भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कोई डिफिकल्टी है नहीं, यहाँ तो प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रकाश आएगा तो ही काम चलेगा, यानी कि प्रकाश इतना होना ही चाहिए, 1000 से लेकर 4000 फुट कैंडल्स का प्रकाश होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये अपनी सेचुरेशन स्टेज पर पहुंचते ही नहीं, चाहे भले कितनी ही सनलाइट पड़ जाए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है वो तो कब हो रहा है आपका, ये म्यूजिफिल सेल के अंदर, फिर वहां से वो निकल कर जा रहा है कहाँ पर, आपके बंडल सीट के अंदर, और वहां पर बना रहा है अपना जो भी बनाना है उसको, है ना, खाना भोजन, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बनाना है वहां बन रहा है। तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर कोई नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सेचुरेशन स्टेज तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू रीच एट सेचुरेशन समझ गए, सेचुरेशन स्टेज तक पहुंचना ही क्या है यहाँ पर डिफिकल्ट है, ठीक है। अब देखो 8 हो गया, 9 की बात कर लेते हैं, नंबर 9। ये जो C3 प्लांट होते हैं, इन C3 प्लांट के अंदर केवल C3 साइकिल ही चलता है, समझे बात को, ओनली C3 साइकिल ही क्या होता है यहाँ पर ऑपरेट होता है। जबकि जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर C4 एंड C3 both cycles are operated, समझ गए। C4 भी चलता है, C3 भी चलता है। C4 साइकिल मीजोफिल सेल में और C3 साइकिल बंडल सेल के अंदर, हमने पढ़ा था, भूल गए क्या? हाँ वही है ना। तो C4 भी चलेगा और C3 भी चलेगा। ये किस में चलेगा? C4 प्लांट। C3 में केवल C3 चलेगा, C4 की जरूरत होती नहीं, मतलब 4 कार्बन वाला कोई भी स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो नंबर 10 भी कर लेते हैं अपन।
ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए फॉर फोटोसिंथेसिस कितना होना चाहिए एक प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि हम जनरल प्लांट C3 प्लांट जो है हमारे वो कैसे हैं, जनरल प्लांट है, तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए अपने को कितना, 10 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड C3 प्लांट का, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इन जनरल प्लांट इज 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये इनका 25 से लेकर, मतलब 25 से ऊपर ही चलता है, ये 30 से 45 मान के चलो आप यहाँ पर, है ना, 25 से 45 में लिख सकते हो, 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपना काम कर सकते हैं ना, 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। ये 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं, है ना। हमें ये भी पता है कि ये ऐसे प्लांट है जो जहाँ पर डेजर्ट वाला एरिया होता है, जहाँ पर आपका सूखा रहता है ना, डेजर्ट है, ड्राई एरिया है, टेम्परेचर हाई है, ऐसी जगह पर ये प्लांट ग्रो करते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा ऑप्टिमम, 30 से 45, कम टेम्परेचर पर, तो ये 10 से 25 वाले तो नॉर्मल जो प्लांट उग रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर 18 एटीपी की जरूरत होती है, ठीक है। वन ग्लूकोज इस साइकिल, इनके जो अंदर साइकिल जो होता है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए कितने एटीपी, 18 एटीपी रिक्वायर होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर कितने एटीपी की जरूरत होती है, तो 18 एटीपी की जरूरत होती है C3 साइकिल के अंदर, यानी कि C3 प्लांट एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो 18 एटीपी खर्च करते हैं, जबकि ये जो प्लांट होते हैं यानी कि C4 प्लांट, ये टोटल 30 एटीपी जो होते हैं वो खर्च करते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पर कितने एटीपी चाहिए हमें, 30 एटीपी की जरूरत होती है, जस्ट इससे डबल, है ना, जस्ट इससे डबल, 18 से 18 दूआ 36 होता है, 36, लगभग 30 एटीपी ये कंज्यूम करते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 10-11 अंतर हो गए हमारे डिफरेंसेस। अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में या डिफरेंस ही आते हैं, डिफरेंस ही पूछे जाते हैं, तो इतने बहुत है, आप आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक, कुछ सिंपल सा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो भी इसी के साथ इंक्लूडेड है। तो इसके बाद हमारी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम थर्ड यूनिट पे ऑन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और लाइव क्लास जब भी आती है आपको नोटिफिकेशन आता है, आप लोग तुरंत जुड़ जाया करें, और जो भी आपके डाउट्स है उनको जरूर क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि देखो फिजियोलॉजी में बहुत डाउट्स रहते हैं ना, यहाँ बहुत डाउट्स है। आप दूसरे पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप दूसरे पेपर पढ़िए, लेकिन साथ साथ जब ये क्लास लाइव होती है तो आप इसमें लाइव आइए, है ना, इनको भी पढ़िए, जो चल रहा है लाइव उसको आप साथ साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बाद में अगर आपके पास डाउट आते हैं तो फिर आप उनका सोल्व करने में थोड़ी समस्या रहेगी, है ना, ऐसा मानना है, बाकी इच्छा है। नेक्स्ट क्लास में